सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले क्लास 12 फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर 4 आ जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को इस एक सिंगल वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मींस जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर में आते हैं उन सबको बिल्कुल अच्छे से हम समझने वाले हैं। उनका क्या कंसेप्ट रहता है, किस वो कंसेप्ट से न्यूमेरिकल आते हैं, वो कंसेप्ट हम समझेंगे। साथ में हम देखेंगे क्या क्या फॉर्मूलाज हमारे उन न्यूमेरिकल्स में लगते हैं, क्या क्या ट्रिक्स लगती हैं, वो फॉर्मूला शीट में आपको प्रोवाइड करूंगा। साथ साथ हम देखेंगे कुछ एग्जाम्पल जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपको एक न्यूमेरिकल को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस किस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। लास्टली मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कुछ क्वेश्चंस हर टाइप के, इजी, मॉडरेट और हार्ड, ताकि आपकी क्या हो जाए, कुछ प्रैक्टिस हो जाए। और ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपको इस चैप्टर के किसी भी टाइप के न्यूमेरिकल्स, किसी भी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो, चाहे वो आपको कॉम्पिटिशन एंट्रेंस लेवल का एग्जाम हो, उसमें आपके इस चैप्टर से कोई भी न्यूमेरिकल आएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, इजिली आप उनको क्या कर पाओगे, अटेम्प्ट कर पाओगे। ये सब हमारा इस वीडियो में रहने वाला है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेसिकली इस वीडियो को 3 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे होंगे। अगर आप कौन से कैटेगरी में लाइक करते हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मतलब कि वीडियो को मैं फिर और ज्यादा मतलब आपको क्या है और ज्यादा हेल्प कर पाऊं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको न्यूमेरिकल से बिल्कुल डर लगता है, उनको न्यूमेरिकल का कोई आइडिया नहीं है। तो आपके लिए वीडियो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगी। क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले फॉर्मूला बताऊंगा, फिर न्यूमेरिकल को करके बताऊंगा कि आपको किस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, बिना डरे, बिना किसी भी प्रॉब्लम को फेस करे आप एक न्यूमेरिकल को किस तरीके से बिल्कुल अच्छे से सोल्व कर सकते हो। सेकंड टाइप ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको न्यूमेरिकल इजी, जो न्यूमेरिकल होते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, वो तो सोल्व हो जाते हैं, बट जो न्यूमेरिकल आ जाते हैं थोड़े मतलब कि कंसेप्चुअल आ जाते हैं, या उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं न्यूमेरिकल में, या फिर दो कंसेप्ट को आपस में मिला देते हैं, वहां पर वो अटक जाते हैं। तो वो आपके लिए वीडियो और ज्यादा बेनिफिशियल होगी। कैसे? क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो कंसेप्ट या फिर अलग अलग टाइप के फॉर्मूला आपको यूज करने पड़ जाए तो आपको किस तरीके से यूज करोगे, और वो कौन कौन से फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूलाज की शीट भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के अंदर ही। ठीक है। लास्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मतलब कि काफी टाइप के न्यूमेरिकल उन्होंने सोल्व कर चुके होते हैं, उनको न्यूमेरिकल भी अच्छे से समझ में आते हैं। आपके लिए वीडियो ऐसे बेनिफिशियल होगी क्योंकि एग्जांपल के थ्रू, और मैं लास्ट में वीडियो में आपको क्वेश्चन दूंगा, आप उनको करना और आपको पता चल जाएगा कि आपको किस किस टाइप के न्यूमेरिकल आते थे और कौन कौन सी चीजें आपके लिए नहीं रही है। साथ साथ आपको ये वीडियो देख के ये फायदा होगा कि आपके जितने भी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल है वो सब आपको क्या मिल जाएंगे, कि स्ट्रक्चर वे में मिल जाएंगे, कि इस कंसेप्ट से इतने टाइप ऑफ न्यूमेरिकल आते हैं और ये उसके क्या होते हैं, फॉर्मूला होते हैं। तो आपकी हर एक चीज क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चर वे में आपके पास मिल जाएगी। तो ये सब आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं। ठीक है जी, चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। हमारे पास आ जाता है हमारा ये चैप्टर, जो कि आता है चैप्टर 12 फिजिक्स, क्लास 12 चैप्टर फिजिक्स, चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट। इस वीडियो में करने वाले उसके न्यूमेरिकल्स। बाकी अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं इस चैप्टर के, तो डेरिवेशन प्लेलिस्ट आपके चैनल पर अपलोडेड है, वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी इसकी जो रिवीजन वीडियो है चैप्टर की, और भी सब कुछ जो थ्योरी वीडियो है वो चैनल पर पहले से अपलोडेड है। चलो जी शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल। टाइप फर्स्ट में आता है हमारा एग्जाम्पल बेस्ड ऑन बायो-सैवर्ट लॉ। देखो बायो-सैवर्ट लॉ इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो होता किस तरीके से, जैसे हमारे पास मतलब क्या होता है, एक हमारे पास वायर होती है, वायर की लेंथ होती है हमारी L, और इसमें हमारा क्या कुछ I करंट हमारा क्या होता है, फ्लो हो रहा होता है। यहाँ पर हम कुछ लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसकी वैल्यू होती है हमारी DL। ये हमारे पास क्या हो जाता है, लेंथ एलिमेंट हो जाता है। अब किसी पॉइंट पर, किसी P पॉइंट पर हमारे पास ये होता है P ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है। यहाँ पर हम पता लगाना चाहते हैं कि इस DL की वजह से इस P पॉइंट पर, जो कि R डिस्टेंस दूर पर है, वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। यही हमें बताता है कि P पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। वो कौन बताता है, वो हमारा बायो-सैवर्ट लॉ बताता है। उसमें क्या वैल्यू होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है P पॉइंट पर, वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस लेंथ एलिमेंट के, जो हमारी ये I है, मींस जो जितना करंट फ्लो हो रहा है वायर में, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। साथ साथ जो ये हमारा लेंथ वेक्टर है इसके, और जो ये हमारे पास वायर है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, थीटा, उसके भी उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इन सब चीजों को हम कंबाइन फॉर्म में लिखे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है dV = μ0 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन R²। ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। ये आ जाता है हमारा बायो-सैवर्ट लॉ। ये डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूला आप याद करो, डायरेक्ट आपको वैल्यूज, इसमें सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको B की वैल्यू निकालनी होगी। बाकी बायो-सैवर्ट लॉ का कंसेप्ट जो आता था वो इस तरीके से आता है। इसका डेरिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो भी आप समझ के चलना। चलो जी, यहाँ पर कुछ यूनिट्स की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम टेस्ला यूज करेंगे, हर चीज की हम SI यूनिट यूज करेंगे। करंट की तो आपको पता है एम्पियर होती है, जिसको A से डिनोट भी करते हैं। डिस्टेंस हम यूज करेंगे A, और मतलब कि डिस्टेंस हम यूज करेंगे मीटर में। जो हमारा न्यू नोट मीन्स परमेबिलिटी कांस्टेंट होता है, जो कि हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, उसकी वैल्यू है 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन मीटर पर एम्पियर। ये हमारी क्या होती है, उसकी
परमेबिलिटी की वैल्यू होती है। चलो जी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आपके और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी। उसने कहा देखो आपको अब समझना किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, मतलब मैं जिस तरीके से कर रहा हूं उसको एक बार देखना, फिर धीरे धीरे से आप समझने की कोशिश करना। अब वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज, देखो एक वायर रखी हुई है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर रखी हुई है, ठीक है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रखी हुई है। हम नॉर्थ साउथ देख लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। तो एक वायर हमारी मतलब क्या है, एक परपेंडिकुलर एक वर्टिकल प्लेन में हमारी एक वायर रखी हुई है, कैरिंग अ करंट ऑफ 8 एम्पियर। इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 8 एम्पियर हमारा करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे जैसे वो बोलता जा रहा है ना, जो जो वो मैथमेटिकल चीजें देता जा रहा है उसको आप क्या करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। ये आपका क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने का। नेक्स्ट वो कहता है जो डायरेक्शन है उसकी करंट की वो साउथ टू नॉर्थ है, मतलब कि जो वायर की जो उसकी ये हमारी क्या होगी, वायर होगी, और जो करंट की डायरेक्शन होगी वो कहां से है, साउथ टू नॉर्थ, सॉरी नीचे से ऊपर ही है, दोबारा से बना देंगे कोई बात नहीं, नीचे से और ऊपर ही है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस। 1 सेंटीमीटर पीस मतलब उसने यहाँ पर क्या ले लिया, एक डीएल ले लिया। डीएल की वैल्यू कितनी है, वो है मेरी 1 सेंटीमीटर। डीएल की आपको वैल्यू मिल गई, तो जो जो वैल्यू मिलती जा रही है वो आप लिखते जाओ। और वायर 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द पीस, मतलब कि एक पी पॉइंट है जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वो यहाँ से कितनी दूर है, वो यहाँ से 200 सेंटीमीटर दूर है, और वो किस डायरेक्शन में, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। अब देखो नॉर्थ ईस्ट किस तरफ होगी, नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, तो नॉर्थ ईस्ट हमारी क्या होगी, इस तरफ होगी। ये टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है, ये हाफ एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री का होता है, मतलब कि ये वाला एंगल हमारा कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, ये फिगर बन गई इस क्वेश्चन की। हमारे आपके पास सारी वैल्यू आ गई, यहाँ से भी आप फिगर देख सकते हैं, आपके पास सारी वैल्यू आ गई, आई की भी वैल्यू आ गई, डीएल की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई। अब कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखो और सारी चीजों को आप क्या कर दो, सोल्व कर दो। सोल्व आपको ध्यान से करना है, आपने सारी वैल्यू सही निकाली और सही रखी, लास्ट में आपने कुछ छोटी मोटी गलती कर दी कैलकुलेशन में, तब भी आपका जो आंसर है वो सही नहीं आएगा, तो वहां पर भी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल चीज है उनको लिखो। सेकंड आपका जो फॉर्मूला लग रहा है, जो जो आपको वैल्यू दी हुई है, जो आपसे वो पूछ रहा है, उन दोनों में जो रिलेशन बन रहा है, उनकी रिलेशन की वजह से कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, वो आपको फॉर्मूला यूज करना है। सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड आपको सारी कैलकुलेशन सही करनी है, और लास्टली आपको यूनिट लगा के आपको अपना क्वेश्चन क्या कर देना है, कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आ जाते हैं आपके टाइप फर्स्ट न्यूमेरिकल। आपकी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, देखो इस वाले टाइप में डायरेक्ट आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, आपको सारी वैल्यूज गिवन होंगी, आपको वहां पर सारी चीजें आपको फॉर्मूले में रखनी है और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ये आपके कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिनकी आप क्या करना, प्रैक्टिस करना। क्लियर है जी। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि आता है एग्जांपल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू यहाँ पर एक और चीज आती है, शायद हमने, हाँ देखो एक चीज रह गई हमारे टाइप फर्स्ट में, जो कि आ जाती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पर हम डायरेक्शन, अगर हमारे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर में कोई करंट हमारी फ्लो हो रही है, तो उसकी जो डायरेक्शन देंगे, उसकी हम डायरेक्शन देंगे हमेशा राइट हैंड थंब रूल से। तो ये जो हमारा थंब है, इसको हम क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, और जिस तरफ भी हमारी फिंगर जा रही है, जिस तरफ हमारी फिंगर पॉइंट कर रही है, जैसे अगर हम इस तरीके से रखें, ऐसे भी रख ले, तो हमारा जो ये थंब है, ये हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे, तो जिस तरफ भी हमारी ये फिंगर जा रही है, उस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मतलब डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारी क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट P इज नॉर्मली इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। वैसे तो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, बट वो हमारी क्या होगी, इनसाइड द पेपर होगी। किस तरीके से, जैसे आप अपना ये जो हैंड है, ये अपना हैंड जो राइट हैंड है, ये आप क्या करो, जो ये आपकी करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन अपर साइड है ना, तो अपर साइड आप रखो, तो ये जो आपका फिंगर्स है, ये किस तरफ जा रही है, ये आपकी इनटू द पेपर की तरफ जा रही है। तो करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी, वो आपकी इनटू द पेपर हो जाएगी। क्लियर है पॉइंट। चलो ये आपके कुछ एग्जाम क्वेश्चन थे। अब चलते हैं अपना टाइप सेकंड पर। टाइप सेकंड में हमारे पास आते हैं एग्जांपल बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मींस हमारे पास एक कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल एक वायर ही है, एक हमारे पास कंडक्टर है, जिसमें से हमारी क्या हो रही है, कुछ करंट फ्लो हो रही है, आई करंट हमारी क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो वहां पर आपको वैल्यू निकालनी है, वो कितनी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो उसका भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला आता है, आप अपना डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना, क्योंकि इसको देखो ये फॉर्मूला किस तरीके से है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आपको जो डेरिवेशन सीरीज है, वहां पर आपको टाइप वाइज सारे डेरिवेशन करा रखे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन है वो आपको सब वहां पर करा रखे। बाकी यहाँ पर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो, बाकी कंसेप्ट को आपको समझना कैसे है। जैसे सिंपल आपका बायोट-सैवर्ट लॉ होता है, सेम आपका ये वही आता है। तो यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, देखो ये आपका क्या हो गया, एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर हो गया, ये आपका क्या हो गया, एक पी पॉइंट हो गया, जहां पर आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो आपको इस पूरे की वजह से देखना है, तो एक इस तरफ से आएगा, एक इस तरफ से, तो थीटा एंगल इधर बन जाएगा, और एक थीटा एंगल आपका थीटा 1 बोल सकते हैं इसको, थीटा
ये हो जाएगा मेरा θ2, ये मेरा θ2 एंगल बन गया। ये इसकी क्या होगी, एल हमारी क्या होगी, इसकी टोटल लेंथ होगी, आई इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, वो ए हमारी, मतलब ए हमारी क्या होगी, इसकी जो ये कंडक्टर है इसकी रेडियस हो गई। तो ये सारी वैल्यूज हमारी इस तरीके से दी हुई है, जो φ1 हो गया ऊपर वाला, φ2 हमारा ये नीचे वाला एंगल, इस तरीके से आपकी वैल्यू रहने वाली। अब नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर। आपका जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट कंडक्टर है, तो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो जाएगा μ0I/4πa। ये आपका साइन φ और साइन जो ये φ2 है ये दोनों हट जाएंगे, क्योंकि 90 डिग्री, मतलब कि यहाँ से वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी दोनों की, φ1 की φ2 की। 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1 + 1 हमारा ये 2 आ जाएगा, और ये 2 से ये 4 2 से कट जाएगा, तो नीचे से हमारा क्या आ गया, ये 2 वैल्यू आ गई। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, मैग्नेटिक फील्ड तो आपको पता है टेस्ला में ही होते हैं, करंट आपका एम्पियर में होता है, डिस्टेंस आपका क्या होता है, ए मीटर, आपका मतलब कि मीटर में आप यूज करोगे। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल से आपकी काफी चीजें क्लियर होंगी। अ लॉन्ग स्टेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 30 एम्पियर। देखो एक आपकी लॉन्ग स्टेट वायर है जिसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, 30 एम्पियर करंट हमारा फ्लो हो रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन वो कह रहा है ऐसे आप बनाते जाओ, ठीक है। एक लॉन्ग स्टेट वायर है जिसमें कितना 30 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस पैरेलल टू द करंट। मींस ये आपकी वायर थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपकी वायर थी, और जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो भी हमारी क्या है, इसके पैरेलल है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बी इस तरफ ही जा रहा है। जो करंट की वैल्यू थी वो आपकी कितनी थी, वो आपकी 30 एम्पियर थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो आपकी ये आती है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है ना, बस ऐसे ऐसे लिखते जाओ, बाकी अपने आप चीजें अपने आप सोल्व हो जाएंगी, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। आपको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बताना है एट द पॉइंट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर में, मतलब इस पॉइंट पर आपकी ये पी पॉइंट है, इस पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू आपको बतानी है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, एक तो मैग्नेटिक फील्ड वहां पर पहले से ही लग रही है, एक पी पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लगेगी, तो यहाँ पर एक बेसिकली 2 मैग्नेटिक फील्ड लग रही है इस पी पॉइंट पर। ये जो आपका पी पॉइंट हो गया ये वाला, इस पर 2 मैग्नेटिक फील्ड लग रही है, 2 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लग रही है। एक तो ये जो पहले से मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, दूसरा इस वायर की वजह से जो यहाँ पर पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। तो दोनों को हम इंडिविजुअली निकालेंगे और फिर दोनों को प्लस कर देंगे, जिस भी डायरेक्शन में वो आएंगे हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो जी, सबसे पहले हमने क्या किया, देखो जो वैल्यूज है वो लिख लिया करते हैं, वो हमने वैल्यू लिख ली। सबसे पहले वही निकालते हैं, फील्ड ड्यू टू अ स्टेट करंट कैरिंग वायर। स्टेट करंट कैरिंग वायर से आपका फॉर्मूला होता था B = μ0I/2πr। डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे, वहां से आपकी वैल्यू ये आ गई। अब देखो ये आपकी वैल्यू आ गई। अब यहां से आपको क्या निकालनी है, इस ये जो वायर की वजह से जो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है उसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही अपना राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं, तो हमारी क्या जाती है, इनटू द पेपर जाती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो पहले से गिवन है उसकी जो डायरेक्शन है वो तो मतलब कि अपर साइड है, नॉर्थ वाली साइड है, मतलब अपर वाली साइड है, और जो आपने वैल्यू निकाली है वो इन साइड मतलब कि अंदर की तरफ है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, वो मेरा 90 डिग्री बन गया। मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड। तो जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकलता है वो कैसे निकलता है, b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। मींस जो वेक्टर a है और वेक्टर b है, दोनों का स्क्वायर हम प्लस कर देंगे, उसका रूट निकाल देंगे, तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि रिजल्टेंट आएगी। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होती तो दोनों को डायरेक्ट हम प्लस कर देते, तो सिंपल सा हमारा क्या आता है, वैल्यू आती है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे। चलो जी, नेक्स्ट हम कुछ एक नया एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपकी और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। चलो जी, नेक्स्ट आपका आता है, आपको पहले से इसमें फिगर दे रखी है, फिगर 4.16 शोज अ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आपके पास राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इसकी ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, और ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। जो वो चीजें आपको दे रहा है उसको आपको डिकोड करनी है, एक तरीके से आपको उसको समझना है कि वो क्या क्या चीजें हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसमें से ज्यादा मैथमेटिकल चीजें निकालनी है, वही आपको यूज होंगी। जैसे यहाँ से हमारी निकल गई कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है और ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का है। A current I ampere is passing downward along a thin straight wire cutting the plane of paper normally as shown in Q। मतलब कि Q पॉइंट पर, एक इसको को हटा देते हैं, हाँ, Q पॉइंट पर और R पॉइंट पर दोनों तरफ होगा ना, लाइक हाँ, सिमिलर वायर कैरीज अ इक्वल करंट पासिंग नॉर्मली अपवर्ड R। मतलब कि यहाँ पर Q और R में से दोनों में से थिन वायर लगा रखी है यहाँ पर, इन मतलब यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, दोनों Q और R में क्या हो रही है, करंट फ्लो हो रही है। जो Q पर जो डायरेक्शन है किसकी, कटिंग द पेपर नॉर्मली टू द, सो पासिंग
हाँ, जो क्यू पर जो करंट की डायरेक्शन है वो इनसाइड द पेपर है और जो आर पर है वो आउटसाइड द पेपर है। और देखो इनसाइड को हम क्या करते हैं, इस क्रॉस से शो करते हैं, और जो आउटसाइड होती है उसको हम क्या करते हैं, इस आर से हम शो करते हैं। क्यू हो गया, ये हमारे पास आर, हमारे यहाँ पर हमने करंट की एक तरह से डायरेक्शन दे रखी है। ये आउटसाइड द पेपर है, ये इनसाइड द पेपर है। ये वाली इनसाइड होगी और ये वाला हमारा आर क्या हो गया, आउटसाइड हमारा हो गया। अब उसने क्या किया, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पी, मतलब पी पर मेरे को क्या निकालनी है, इस क्यू और इस आर की वजह से, दोनों की वजह से वहां पर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड लगेगी। तो वहां पर मेरे को क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। एज्यूम दैट द वायर्स इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, हमने मान लिया कि जो वायर उसने दे रखा है कि जो वायर है वो इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो अगर उसने कह दिया वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो आपको पता है इनफाइनाइट लॉन्ग वाला डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप इस क्यू की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, ठीक है, फिर इस आर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, फिर उन दोनों की डायरेक्शन देख लेंगे। अब डायरेक्शन की हेल्प से अगर आपस में ऐड हो रही होंगी ऐड कर देंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी तो वो जिस तरीके से सोल्व करना होगा वो कर देंगे। चलो जी, हमने क्या किया, सबसे पहले तो वही है कि भाई हमने B1 मतलब Q की वजह से P पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो निकाल ली। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कुछ भी अलग नहीं किया हुआ। यहाँ पर क्या किया हुआ है, यहाँ पर इस R की वैल्यू निकाली हुई है इन द फॉर्म ऑफ A, मतलब कि इस आपको पता है ये R है, ये R है, ये A है। तो यहाँ पर अगर आप वो लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, तो A स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का R स्क्वायर। तो इस R को A की फॉर्म में लिखा हुआ है। ऐसे आप B2 निकाल लोगे, B2 क्या होगा, R की वजह से, इस R की वजह से, इस आर की वजह से पी पॉइंट पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो। अब दोनों की अगर हम डायरेक्शन देखें तो दोनों की डायरेक्शन हम देखो, ये इनसाइड द पेपर इसके करंट था, तो वही राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इनसाइड था तो हमारी डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर आर के लिए देखें, आर के लिए बाहर था तो हमारी क्या हो जाएगी, इस तरफ। जैसे ये बाहर है ना, बाहर मतलब मेरी तरफ, तो ये थंब क्या हो जाएगा, मेरी तरफ हो जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी, मतलब ये जाएगा हमारा इस तरफ। तो ये इस तरफ हो गया, इस तरफ हो गया, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, B इक्वल टू B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर उसका होल रूट। तो दोनों की वैल्यू रख देंगे और दोनों की वैल्यू सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, P पॉइंट पर जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू द Q पॉइंट एंड R पॉइंट, वो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारा पॉइंट आता है। और Q पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर भी हमारे पास डायरेक्शन कैसे निकलेगी, दिस फील्ड एक्ट्स टुवर्ड्स द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR क्या देखो, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो उस तरफ है। हम निकालेंगे करंट की वैल्यू, तो करंट हमारे पास क्या है, करंट हमारे पास बाहर वाली साइड है, इस तरफ हमारी वैल्यू हो जाएगी, मतलब ये इस तरफ हमारी क्या लगेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लगेगी। क्लियर पॉइंट, इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आते हैं। अब आपके पास ये कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो इस टाइप से आपके काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चलना, ये आपका इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा टाइप 3, जो कि टाइप 3 आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर कॉइल। आपके पास एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें आपका क्या होगा, आई करंट फ्लो होगा। तो उस आई करंट फ्लो होने की वजह से वो क्या करेगी, कुछ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगी। तो वही हम बता रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी एक सर्कुलर लूप की वजह से, वो कितनी होगी, वो होगी हमारी B इक्वल टू न्यू नॉट I अपॉन 2R, इन विच जो R है वो रेडियस है, R मतलब हमारी ये रेडियस होगी, I मतलब जो हमारी कितनी करंट फ्लो हो रही थी वो न्यू नॉट हमारा एक परमेबिलिटी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सियल ऑफ द सर्कुलर लूप, अगर हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, सर्कुलर थोड़ा सही बनाएंगे, हमारे पास क्या हो गया, एक सर्कुलर लूप हो गया, ठीक है, ये एक सर्कुलर लूप है। तो इसकी ये एक्सिस होगी, तो इस एक्सिस पर हमारे किसी भी P पॉइंट पर हमारे पास इसकी वजह से इस सर्कुलर लूप की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी, वो हमारे पास किस फॉर्मूले से दी जाएगी, वो हमारे पास इस फॉर्मूले से दी जाएगी, B इक्वल टू न्यू नॉट I A स्क्वायर अपॉन 2R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3/2। बाकी देखो ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होके आया है बिल्कुल डिटेल में अगर देखना चाहते हो तो चैनल पर डेरिवेशन क्लास 12 डेरिवेशन प्लेलिस्ट है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर आपको इंडिविजुअली हर एक डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से समझाया गया है। बाकी आप यहाँ पर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद करना है। यहाँ पर आप याद रख सकते हो R का मतलब क्या है, R मतलब आपका जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट और जो मिड पॉइंट सेंटर पॉइंट है उन दोनों के बीच का डायरेक्शन, और ये आपकी क्या होगी, ये आपका क्या होगी, सिंपल रेडियस हो गई। तो यह चीज आपको याद रखनी है। आपकी SI यूनिट्स होगी तो हम समझ के ही चल रहे हैं, और न्यू नोट आपको पता ही है। चलो जी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से काफी चीजें क्लियर होंगी। चलो जी यहां पर आता है अ सर्कुलर कॉइल हैविंग 100 टर्न्स। 100 टर्न्स है मतलब n की वैल्यू दे दी 100। जो आपको चीजें देता जा रहा है उसको नोट डाउन करते जाओ। n आ गया हमारा 100 ऑफ रेडियस, उसकी रेडियस दे दी मतलब a की वैल्यू दे दी, तो a आ गया मेरा कितना 0.2 मीटर। हर चीज को हम क्या करेंगे, हर चीज को जो हमारी
SI यूनिट है उसमें कन्वर्ट करके चलेंगे। लाइज इन द XY प्लेन, उसने दिया हुआ है XY प्लेन में लाई कर रही है, तो मतलब एक तरीके से Z वाला कंपोनेंट हमारा क्या है वो 0 है, तो आपको ये याद रखना है। सर्कुलर कोयल हमारी किस में कर रही है, ये XY प्लेन है, मतलब ये X है और ये Y प्लेन है, Z एक्सिस में इसका कुछ भी हमारा नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है विद इट सेंटर एट द ओरिजिन, जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पर है, हमने पहले से ही बना लिया 0 0 और 0, सेंटर के जो पॉइंट्स हो जाएंगे वो 0 0 हो जाएंगे। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है कहां पर, 0 0 20 रूट, मतलब कि ये भी 0 है ये भी 0, मतलब यहाँ पर किसी इस तरफ हमें निकालनी होगी, यहाँ पर 20√3 हमारा बनेगा, ठीक है, 0 0 20√3। तो यहाँ पर इस जगह पर मतलब इस Z एक्सिस में हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। व्हेन दिस कॉइल कैरीज अ करंट, उसने करंट की वैल्यू भी दे दी। तो पहले तो सारी वैल्यू लिख लेंगे कि हमारे पास N की वैल्यू ये होगी, A की वैल्यू ये होगी, Z यहाँ पर हमारा किस चीज का काम कर रहा है, हमारा R का काम कर रहा है। जैसे हमारे पास ये क्या होगी, हमारे पास ये हो गया सर्कुलर कोयल, हमारे पास ये हो गया, इससे हमारी ये X एक्सिस थी, ये Y एक्सिस थी, ये Z एक्सिस थी। इस Z एक्सिस को मेरे को क्या करना है, इस Z एक्सिस पे मेरे को निकालनी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये R हो गया ना, और यही कितना है 20√3। तो मेरे को एक तरीके से ये जो 20 दे रखा है 20√3, ये मेरे को R दे रखा है। अब यहाँ पर एक चीज आप ध्यान रख सकते हैं, अगर ये 0 की जगह यहाँ पर 1 दे देता तो फिर आपको क्या 1 का स्क्वायर प्लस 20√3 का स्क्वायर और ये साथ में 0 का स्क्वायर, इनको ऐसे सम करके निकालना होता है, तब आपके पास क्या निकलता, R की वैल्यू निकलती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये तो बेसिक चीजें वही होगी आपके वेक्टर एडिशन वाले। क्लियर पॉइंट, सारी वैल्यूज आपको दे दी, अब आपको सिंपल सोल्व करना है। देखो यहाँ पर क्या है, द कोयल लाइज इन द XY प्लेन, कोयल XY प्लेन में लाई कर रही है और जो हमारा फील्ड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो 0 0 20√3 हमारा आता है। तो सिंपल आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे जो आपकी कोयल वाला लगता है, B = न्यू नोट N IA²/2A² प्लस यहाँ पर एक तरीके से Z की जगह आप R ही मान के चलो, तो आपके लिए मतलब कि क्या होगा, नया कोई वर्ड नहीं आएगा। R तो उसने ये Z वैसे लिख दिया क्योंकि वो Z में है ना वैल्यू, आप R ही लिख के चलो, सिंपल तरीके से सोल्व करो। तो ये आपकी सारी वैल्यूज होगी, सारी वैल्यूज आपकी ये गिवन है, इसमें सारी वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट आपको सोल्व करना है। तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन आते हैं। इसमें आई थिंक आज भी ऐसा कोई डाउट नहीं होगा जो आपको आ रहा होगा। बाकी अगर कोई डाउट या कुछ भी चीज आ रही है तो वीडियो को पीछे से करके देख लेना। मैं आपको हर एक चीज इस तरीके से समझा के और इस स्पीड से समझा रहा हूँ कि आपको हर एक चीज समझ में भी आएगी, साथ साथ आपको खुद भी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी और आप हर एक चीज को क्या कर पाओगे, अच्छे से पकड़ कर पाओगे न्यूमेरिकल्स की, हाँ कहाँ पर क्या चीज हो रही है। कोई भी डाउट मैं आपका वीडियो के एंड तक छोड़ के नहीं चलूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वो भी मैं आपका क्लियर कर दूंगा। चलो जी, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल आता है। उसने कहा अब वायर शोवन इन अ फिगर, वायर आपको दिखा रखी है, कुछ इस तरह की वायर है, सर्कुलर लूप ही बन रहा है एक तरीके से। इसमें हमारा क्या है 10 एम्पियर करंट फ्लो है, तो 10 एम्पियर करंट फ्लो है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O, और O पर हमें क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड की निकालनी है। जो रेडियस दे रखी है, मतलब जो R की वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो देखो आपको R पता है, आपको क्या पता है, आपको ये I पता है, तो काफी चीजें आपको पता चल गई। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, बस आपको ये लेंथ भी पता चल जाए क्योंकि लेंथ L भी तो आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ये लेंथ आपको कैसे पता चलेगी, अब देखो लेंथ जब भी हमें ये लेंथ क्या है, यहाँ पर आर्क बना रही है, तो आर्क किसके इक्वल होती है, थीटा = आर्क अपॉन रेडियस आपका फॉर्मूला होता है ना, एक हमारा फॉर्मूला होता है। तो थीटा यहाँ पर कितना है, थीटा भी हम इस डायरेक्शन वाला लेंगे, तो ये देखो ये 90 है, तो बचा हुआ कितना हो गया, टोटल 360 होता है ना, नीचे का 90 होगा तो ऊपर का कितना हो गया 270 हो गया। अब देखो ये जो 270 है, ये 270 मतलब कि 270 नंबर में नहीं लिखेंगे हम इसको, 3π/2 हम लिखेंगे। क्यों, क्योंकि हम इसको मतलब एक रेडियन की फॉर्म में लेके चलते हैं। आर्क कितनी होगी, आर्क की वैल्यू ये सारी मैं मान लेता हूँ, ये मेरी L लेंथ है और रेडियस कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, L की वैल्यू निकाल लूंगा जो कि आ जाएगी 3πr/2। ये मेरे पास क्या आ गई, L की वैल्यू आ गई। L आपको पता है, अब आपको L भी पता चल गया, आपको I भी पता चल गया, आपको R भी पता चल गया। लगा दो डायरेक्ट फॉर्मूला, देखो ये लगा रखा है बस, B = न्यू नोट IL अपॉन 4πr²। डायरेक्ट फॉर्मूला, सारी वैल्यूज आप रख दो और सिंपल आपका ये सोल्व हो जाएगा। इसमें आपका कुछ भी अलग चीजें नहीं आती। आई होप आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, मतलब कि ये देखो आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कैसे कर रहे हैं, मतलब उसको मतलब कि अप्रोच कैसे कर रहे हैं। फॉर्मूले करने के तरीके काफी हो सकते हैं, लेकिन आप उसको देखना है कि उसको हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं। बाकी आपका अगर कोई डिफरेंट फॉर्मूला है, डिफरेंट तरीका है, तो आप अगर वो आपकी समझ में आ रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको न्यूमेरिकली कंसेप्चुअल सही फॉर्मूले से और सही तरीके से निकालना होता है। चलो जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ो और इसको आप ट्राई करो, देखो आपसे कितना समझ में आता है। ठीक है, देखो उसने कहा 2 आइडेंटिकल कॉइल्स, 2 आइडेंटिकल कॉइल्स हैं P एंड Q। एक ये हमारी P ये रही और Q ये रही।
ऑफ रेडियस आर, दोनों की रेडियस आर है, लाइंग इन परपेंडिकुलर प्लेन्स। देखो एक हमारी क्या है, एक वर्टिकल प्लेन में और दूसरी हमारी क्या है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। ये हमारी क्या होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगी, ये हमारी क्या वर्टिकल प्लेन में होगी। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और दोनों का जो सेंटर है वो भी हमारा क्या है सेम ही है। सेंटर ऑफ द टू कॉइल्स इफ द कैरी ऑफ द करंट, दोनों क्या होते हैं, एक आई करंट कैरी कर रही है और दूसरा √3 आई करंट कैरी कर रही है। तो मेरे को क्या निकालनी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की। तो सिंपल है, देखो कोई पॉइंट नहीं है, ये सेंटर हो गया आर। दोनों से पहले क्या निकाल लेता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो दोनों से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, कोयल से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, B = μ0I/2R। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। तो पहले BB से निकालूंगा फिर BQ से निकाल लूंगा। डायरेक्ट इसमें कुछ भी समझने का नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया है कि देखो जो ये P वाला कोयल है, P वाले कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, कोयल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है μ0I/2R। ये आपका फॉर्मूला है। तो यहाँ पर आपकी ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई और BQ से आपकी ये डायरेक्ट वैल्यू आ गई। सिंपल करंट की वैल्यू रखी हुई है, बाकी तो फॉर्मूले की चीजें ही चल रही है। अब यहाँ पर डायरेक्शन का पता लगाना है। देखो डायरेक्शन जो आपकी P वाली होगी वर्टिकली अपवर्ड होगी। कैसे, आप अपना क्या करो, वही राइट हैंड थंब रूल लगेगा। तो आपकी जो करंट की डायरेक्शन वो आपकी इस तरफ है, मतलब कि फिंगर कर्ल कर लो आप सिंपल, और जो आपका जो थंब आता है वो आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। तो सिंपल आपका हो गया ये वर्टिकली अपवर्ड, और ऐसी BQ की वजह से जो डायरेक्शन आ गई वो अलोंग हॉरिजॉन्टल आपकी आ गई। आप सिंपल अपना राइट हैंड थंब रूल है उससे पता लगा सकते हो। ठीक है, चलो जी। तो एक की डायरेक्शन तो होगी हमारी अपर वाली साइड, ठीक है, जो BP से, और एक की डायरेक्शन होगी हमारी दिस वाली साइड। अभी आपका वही केस बन गया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये हमारी P है और ये मेरा BQ है। तो जो उसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों के बीच का हमारा एक तरीके से दोनों के बीच की डायगोनल हमारा होगा, क्योंकि ये हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा सिंपल रेक्टेंगल बन जाएगा। तो उसमें रेक्टेंगुलर पैरेललोग्राम वाला हम लोग लगा देंगे, जैसे हमारा इस फिगर में भी दिखाया हुआ है फाइनल फिगर। क्लियर पॉइंट। तो बस वही हमने किया, B की डायरेक्ट वैल्यू निकाल दी, जो हम काफी न्यूमेरिकल्स में करते हैं ना, BP का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू रखेंगे, दोनों को सोल्व करके हम निकाल देंगे तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। दोनों की डायरेक्शन निकालनी है। तो जब हमारे पास जो पैरेललोग्राम लगता है तो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, मतलब किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन होती है, वो हम tan थीटा से निकालते हैं। tan थीटा किसके इक्वल होता है, हमारा y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। तो y है हमारा BP और z है हमारा x है हमारा BQ। देखो y तो है BP और जो हमारा x है वो है मेरा BQ। तो दोनों की वैल्यू रख दी, √3 आ गया, √3 tan थीटा √3 किसके इक्वल होता है, जब हमारा थीटा क्या होता है 30 डिग्री होता है। तो ये सिंपल हमारी वैल्यू आ गई। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, इनको आप ट्राई करना। ये आपके यहाँ से 5 से लेके 7 तक हो गए और ये 8 से लेके 9 तक ये आपके न्यूमेरिकल हो गए। और भी इस टॉपिक से काफी न्यूमेरिकल आते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर काफी न्यूमेरिकल ऐड कर रखे हैं। तो आप इन सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इनको क्या कर सकते हो, अब या तो अभी ट्राई कर सकते हो वीडियो पॉज करके, और कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको किस किस तरह के क्वेश्चन मतलब कि समझ में आया, कौन से में ज्यादा डाउट आ रहा है, कौन से आपको मतलब कि सोल्व हो पा रहे हैं। क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। टाइप 5 आता है। टाइप 5 में आते हैं हमारे एग्जाम्पल बेस्ड ऑन एम्पियर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्टेट सोलेनोइड एंड टोरॉइडल सोलेनोइड। तो यहाँ पर हमारी चीज आती है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि हमारा कोई भी अगर क्लोज लूप है तो उस क्लोज लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो हम दे सकते हैं कैसे, कि जो इसके अंदर जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड है किसी भी लेंथ एलिमेंट से B.dl वो हमेशा हमारे किसके इक्वल होगी, μ0 टाइम्स द आई करंट इनसाइड द क्लोज लूप। मतलब कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड है और जो DL का दोनों का एक तरीके से क्लोज इंटीग्रेशन हो गया, वो किसके इक्वल हो गया, μ0 टाइम्स द आई करंट इनसाइड द क्लोज लूप। ये आता है मेरा एम्पियर सर्किटल लॉ। और सोलेनोइड का आपको पता है, सोलेनोइड मतलब कि जो हमारे पास कोयल है उसको हम नंबर ऑफ टर्न्स में टर्न कर दें और उसके बीच में हम अपना कार्डबोर्ड लगा दें तो सिंपली हमारा क्या बन जाता है, सोलेनोइड बन जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, आई करंट फ्लो करा देते हैं, जिसको बेसिकली हम एज इलेक्ट्रोमैग्नेट और काफी जगह हम यूज करते हैं। टोरॉइड क्या होता है, टोरॉइड इसी को क्या करो, इसी को आप क्या कर दो, मतलब जैसे आपका ये बन रहा था, इसी को आप घुमा के क्या कर दो, पूरा ऐसे मतलब कि रोटेट कर दो। तो अगर इसको आप मतलब कि दोनों तरफ से पकड़ के ऐसे घुमा दो और दोनों के एंड ज्वाइन कर दो तो ये आपका क्या बन जाता है, टोरॉइड बन जाता है और ये आपका सोलेनोइड बन जाता है। इस तरीके से दोनों चीजें आती हैं। ठीक है, दोनों इस पे भी क्वेश्चन जो है डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएंगे, कुछ भी ऐसी चीजें समझने की नहीं है। एम्पियर सर्किटल होता है B.dl क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू μ0 I आपका होता है, और B इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट टू द एवरी पॉइंट ऑफ द क्लोज कर्व। मतलब कि जो क्लोज कर्व है, जैसे कि ये मेरा क्लोज कर्व हो गया, तो B की जो डायरेक्शन अच्छे से बना देंगे, एक सेकेंड। हाँ जी, B ये जो मेरा क्या बनेगा, ये मेरा जो सर्कुलर कॉइल है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो हमेशा इस टेंजेंट से मेरी क्या होगी, पता चलेगी इन द केस ऑफ एम्पियर सर्किटल
लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लॉन्ग सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आएगी, दो वैल्यूज आपको याद रखनी है, एक तो पोल्स पर और एक इनसाइड पर। ध्यान रखना है इनसाइड की मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या होती है, ज्यादा होती है, जो कि होती है B इक्वल टू न्यू नॉट एन एल। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स आगे, आई मतलब एन आई मतलब इसमें कितना करंट फ्लो रहा है वो। एट द आइदर एंड मतलब पोल्स पर कितनी होगी, वो हमेशा क्या होती है, सेंटर के हाफ होती है। ये मेरा पॉइंट आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोरॉइड के अंदर कितनी होती है, B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई के इक्वल होती है। और आउटसाइड क्या होती है, आउटसाइड 0 होती है, मतलब कि ये वाले इसमें। और इनसाइड आपकी न्यू नॉट आई के इक्वल होती है, एन न्यू नॉट आई के इक्वल होती है, और आउटसाइड आपकी क्या होती है, 0 होती है। ये पॉइंट क्लियर है। चलो जी, फॉर्मूला आपके याद हो गए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे एग्जांपल लेते हैं डायरेक्ट। इस पे भी फॉर्मूला बेस आपके इस चैप्टर में जो ज्यादातर न्यूमेरिकल है ना, मैक्सिमम 90% न्यूमेरिकल, वो सब आपके फॉर्मूला बेस ही आते हैं। बाकी ये फॉर्मूला एक बार पढ़ना, याद करना और डायरेक्ट न्यूमेरिकल में लगा के देखना। अब देखो करना कैसे है, सबसे पहले जो आपको मैथमेटिकल चीजें वो लिखते जाओ। जैसे आपको 0.5 मीटर, तो 0.5 मीटर दे रखी है, मतलब ये आपको क्या दे दिया, एल लेंथ दे दी। लॉन्ग सोलेनोइड हैज अ 500 टन्स, एन नंबर ऑफ टन्स दे दी। हैज अ फ्लक्स डेंसिटी आपको दे दी, बी की वैल्यू आपको दे दी। फाइंड द करंट, आपको करंट निकालना, आई की वैल्यू निकालनी है। तो देखो फॉर्मूला तो वही लगेगा, वही आपका, जैसे B इक्वल टू न्यू नॉट एन आई आपको होता है, B पता है, न्यू पता है, एन पता है, आई आपको निकालना है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ से आई की फॉर्म में इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दो, या फिर सारी वैल्यूज रख के आई की इक्वेट कर दो, तो आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। इस तरीके से आपके न्यूमेरिकल आएंगे। एक और न्यूमेरिकल लेते हैं जो कि आपका आता है, अ वायर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ दिस। एक वायर है जिसकी लेंथ आपकी इतनी है और उसमें उतना 100 एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है, विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स क्रॉस सेक्शन, मतलब कि क्रॉस सेक्शन पे जो करंट है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले आपको निकालना है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है 0 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर, सबसे पहले निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन कुछ किस तरीके से, एक आपकी वायर है, ठीक है, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये आपकी वायर हो गई। तो अ वायर ऑफ रेडियस, इसकी जो रेडियस है वो आपकी कितनी है, 0.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आती है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ध्यान से समझो चीजों को, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट आपका 100 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द क्रॉस सेक्शन। फाइंड द, सबसे पहले आपको निकालना है 0.1 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द वायर। तो वायर की जो एक्सिस होगी वो ये होगी, तो 0.1 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो 0.1 सेंटीमीटर आपका कहीं यहाँ पर कुछ बैठेगा। ये अगर टोटल 0.5 है तो 0.1 आपका पी पॉइंट आपका यहाँ पर आता है। तो मतलब एक तरीके से आपको इनसाइड द वायर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है फर्स्ट में। एक साथ ही पूरे क्वेश्चन को समझते हैं। एट द सरफेस, सरफेस पर निकालनी है, मतलब पी पॉइंट आपका ये P1 हो गया, ये आपका P2 हो गया, P2 आपकी वैल्यू आपको यहाँ पर निकालनी है। एट द पॉइंट ऑफ आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मतलब आपको यहाँ पर निकालनी है P3 पर, एक सेकेंड, ये हो गया P3 आपका कितना है, जो कि 0.2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, 0.2 सेंटीमीटर दूर है, मतलब कि सेंटर से कितना दूर हो गया, वो 0.7 सेंटीमीटर दूर हो गया, जो कि ये आपका पहला पॉइंट आ जाता है, ये आपका पहला पॉइंट आ जाता है, ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है और ये थर्ड पॉइंट आ जाता है। तीनों पर डायरेक्शन निकालनी है। तो ये देखो आपका वही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाला क्वेश्चन बन गया कि आपका एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर था जिसमें आपको क्या निकालनी है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फिर सरफेस पर निकालनी है, फिर आपको आउटसाइड द निकालनी है। तो ये क्या होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, कुछ भी अलग याद नहीं करोगे, आपको यहाँ पर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ये फॉर्मूले कैसे निकल के आए हैं, ये आप मतलब कि डेरिवेशन जो सीरीज है वहां से समझ लो, वहां से आपको और ज्यादा इजीली समझ में आएंगे, क्योंकि इतनी जल्दी में यहाँ पर मैं समझाऊंगा वो आपको इतना अच्छे क्लियर नहीं होगा। वहां पर एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लेना, मैं लिंक हर चीज का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो देख लेना। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये याद कर रखो बस, बी इनसाइड ये होता है, बी सरफेस पर ये होता है और बी आउटसाइड आपका ये होता है। डायरेक्ट आपने फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। बाकी मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूँ चीजें कैसे आई है। देखो बी का आपका फॉर्मूला तो यही होता है, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पर आर स्क्वायर और आर, ये चीजें कैसे आई, तो अगर आप इनसाइड निकाल लो तो इनसाइड में मतलब कि जैसे कि अगर आप यहाँ तक निकाल रहे हो तो ये आपका सिर्फ ये ही तो काउंट होगा ना, इतने वाला एरिया काउंट होगा, तो इतने में कितनी करंट फ्लो हो रही है सिर्फ आपको वही देखनी है। ये जो ये रेस्ट वाला है ये आपको क्या करना होगा, कट करना होगा। तो कट करने के लिए मेरा नीचे क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया, और जितने की मैं निकाल रहा हूँ उसके कैपिटल स्मॉल आर से मल्टीप्लाई होगी। तो इस तरीके से इसमें कंसेप्ट आता है। ये आपका क्या आ जाता है, इस टाइप का न्यूमेरिकल आ जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आने की चांसेस रहते हैं। ठीक है जी, चलो आगे आपके कुछ एग्जांपल्स आते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, वो 3 फॉर्मूले याद कर लेना जो अलग से मैंने बताए हैं, बाकी सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो को लाइक भी कर देना, चीजें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, एक अच्छी सी कमेंट भी जरूर कर देना।
चलो नया टाइप शुरू करने से पहले 1 सेकंड का टाइम निकाल के वीडियो को लाइक जरूर कर दो, एंड से अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर कर देना क्लास में, उनका भी भला हो जाएगा। ठीक है जी। चलो टाइप 6 न्यूमेरिकल आता है फोर्स ऑन अ मूविंग चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस आपकी क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी कुछ मान लो इस तरीके से है, तो इसमें आपका क्या निकालना है, आपको फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक चार्ज आ गया तो उस पर क्या लगेगी, कोई फोर्स लगेगी, तो उस फोर्स की वैल्यू हम निकालनी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आपका कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाता है तो हमेशा वो क्या करता है, वो एक सर्कुलर मोशन, मींस ये आपकी सारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक है, चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो ये क्या करेगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा, तो ये इस तरीके का मोशन करता है। तो ध्यान रखना, जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में होता है कौन सा मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। और अगर वही चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लो ये वाली तो मैग्नेटिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में वो एक सेकेंड वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, मतलब कि वो अपोजिट प्लेट की तरफ क्या करता है, स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। चलो कुछ फॉर्मूले देखते हैं। तो फोर्स कितना लगता है, FQVB sin थीटा लगता है, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना क्योंकि आगे चल के इसका एक और नया टाइप बनेगा, वहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है जी। और जो हम डायरेक्शन देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन देंगे। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड आपका रूल क्या होता है, अपनी जो थंब है, फोर्थ फिंगर है, मिडल फिंगर है, अगर आप इन तीनों को क्या करोगे, परपेंडिकुलर एक दूसरे के एडजस्ट करोगे तो आपका जो ये जो आपकी फोर्थ फिंगर है ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन बताती है, और जो आपका ये थंब है ये मोशन की डायरेक्शन बताता है। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी मिडल फिंगर होगी ये किस डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन बताती है, करंट की डायरेक्शन बताती है। तो ये आपका आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिससे आप क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दोगे कब, जब आपका फॉर एग्जांपल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये आपका मोशन हो गया, मोशन आपका किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, मतलब अपर साइड आपका मोशन हो रहा है। तो करंट आपका किस तरफ जाएगा, करंट आपका इस तरफ, मतलब बाहर वाली साइड, आउटसाइड द पेज आपका होगा। इस कंसेप्ट से आप ये चीजें समझ सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं। A 5 mega electron volt proton is falling vertically downward through the region of the magnetic field 1.5 तो all over the horizontally from south to north। मीन्स ये आपकी कुछ इस तरीके से आते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, तो ये ऊपर से इसमें क्या गिर रहा है, नीचे गिर रहा है आपका कोई, मतलब कि एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये आपका प्रोटॉन है, ये आपका कुछ इस तरीके से नीचे गिर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको ये दे दी, और जो प्रोटॉन का जो चार्ज है वो आपको ये दे दिया, जो उसकी एनर्जी है वो हॉरिजॉन्टली साउथ। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको फोर्स की वैल्यू निकालनी है, साथ मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन निकालनी है ऑन द प्रोटॉन टेकिंग द मास। मास आपको ये दे रखा है। तो देखो सबसे पहले ये मोशन कर रहा है, ठीक है, मोशन ये कर रहा है, तो आपको मोशन कर रहा है, और किस चीज में मोशन कर रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब मोशन करेगा वहां पर उस पर कितनी फोर्स लगेगी, वो F = QVB sin थीटा फोर्स लगेगी। तो Q हमारे पास पहले से ही है, फॉर्मूला क्या लगेगा, F = QVB sin थीटा, ये आपका लगने वाला है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी, हाँ, Q मेरे पास पहले से दिया हुआ है, Q मेरे पास ये रहा, ठीक है, Q ये रहा। V वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, देखो Q क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन आपका मोशन है तो क्या होगी वहां पर, काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। तो यहाँ से आपकी v² की वैल्यू निकल जाएगी। काइनेटिक एनर्जी आपको ये दे रखी है, ये एनर्जी तो दे रखी है, ये आपकी एनर्जी हो गई। B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जो कि आपको वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, ½ mv² की हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, V की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि हमारी डायरेक्ट ये आ जाएगी, कैलकुलेशन पार्ट है, डायरेक्ट ये आ जाएगा। फिर फोर्स कैसे निकलेगी, QVB sin थीटा। अब थीटा 90 डिग्री कैसे आ गया, क्योंकि उसने बताया था हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो मतलब हमारी वर्टिकली डाउन, तो ये साउथ टू नॉर्थ हमारी डायरेक्शन थी, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड था, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा था, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और ये मेरी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब वही लगा दो अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से आप लगाओगे, देखो आपका मोशन किस तरफ हो रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द प्रोटॉन एक्ट्स ईस्टवर्ड, मतलब कि अगर आप ये लो, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो आपका जो मोशन है, मोशन किस तरफ हो रहा है, मोशन साउथ टू नॉर्थ। तो साउथ टू नॉर्थ आप क्या कर दो, ये अपना थंब लेके जाओ, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। हाँ, आप अपना ये जो थंब है, थंब अपना किस तरफ ले जाओगे, नॉर्थ टू साउथ तरफ लेके जाओगे, इस तरीके से हो जाएगा। करंट आपका किस तरफ है, करंट आउटवर्ड मतलब पेज के बाहर है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपर साइड होगी। तो ये जो आपकी 4 फिंगर है ये किस तरफ आ रही है, ईस्ट की तरफ आ रही है। तो जो आपका करंट, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो किस तरफ हो जाएगी, ईस्ट की तरफ हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन आता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कॉपर हैज, कॉपर में इतने इलेक्ट्रॉन है पर क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब n की वैल्यू उसने दे दी। कॉपर और जो उसकी लेंथ है वो ये रही, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू उसने दे दी। राइट,
कैरिंग अ करंट एंड लाइंग एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्ट्रेंथ दिस। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू उसने दी थी और जो दोनों के बीच का एंगल है वो कितना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और जो डायरेक्शन है उन दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स और वो उस पर इतना फोर्स लगता है। आपको क्या निकालनी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, मतलब एक तरीके से v की वैल्यू निकालनी है। तो जो वैल्यूज आपको दे रखी है डायरेक्ट आपको वैल्यू रख दो। n की वैल्यू पता है, l की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, e की वैल्यू पता है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन में से गिवन है। सबसे पहले हम देख लेंगे कि टोटल चार्ज कितना है। टोटल चार्ज क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला है F = Q V B sin थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। तो Q चाहिए, V उसने दे ही रखा है, नहीं V मेरे को निकालना है, ये मेरे को वैल्यू निकालनी है, ये वाली मेरे को वैल्यू निकालनी है, और बी उसने दे रखा है sin थीटा, थीटा 90 डिग्री उसने दिया हुआ है, तो क्योंकि एक दोनों दूसरे के परपेंडिकुलर थे, और फोर्स भी उसने ये दे रखा है। तो v निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल q निकाल लेंगे। q मतलब वॉल्यूम कितना है, और मतलब ne मतलब कि हर एक पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आ जाएगा ALNE, वॉल्यूम क्या हो गया मेरा AL हो गया, और Ne से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास जो टोटल चार्ज की वैल्यू ये आ जाएगी। अब निकालेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो F = QVB sin थीटा, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, वैल्यू सोल्व करने के बाद v की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखा, डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ गई। इसमें कुछ भी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर है पॉइंट। बाकी कुछ चीजें अगर डाउट आती हैं तो वीडियो को हल्का सा पीछे से देख लेना, आपकी मैं गारंटी दे रहा हूं हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलो जी, इसके टाइप में कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इनको प्रैक्टिस कर लेना। आगे बढ़ते हैं टाइप 7 न्यूमेरिकल आता है। इसमें आता है मोशन ऑफ अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, आपकी किसी उसमें मतलब कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगी हुई है। तो अगर इसके अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल आता है तो उस पर क्या फोर्स लगेगी, उसकी वैल्यू हम निकालने वाले हैं। अब आपको मैंने मतलब इस टाइप से पहले बताया था, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसका मोशन किस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है, लीनियर मोशन। और अगर वो कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उसका मोशन किस तरीके से होता है, उसका मोशन मेरा एक सर्कुलर मोशन होता है। तो अगर वो जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक जगह साथ में लग रही हो तो वहां पर जाएगा तो उसका स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर दोनों मोशन होगा, जिसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। मतलब वो क्या फॉलो करेगा, वो एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा। इस तरीके से आपका आ जाता है मतलब कि मोशन ऑफ अ इलेक्ट्रॉन या फिर मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका वैल्यू आती है। अब यहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद कर लेना। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगती है, F = QE लगती है। मैग्नेटिक फोर्स आपको पता ही है, अभी पहले पढ़ के आ चुके हैं। अगर यहाँ पर हम वैल्यू ले तो QE भी हमेशा किसके mv² r के को लाएगी, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन होता है। तो mv/2 मतलब सेंटीमीटर फोर्स हम यूज करेंगे। ये आप अपनी टाइम की वैल्यू याद रख लेना। ये फ्रीक्वेंसी इसका अपोजिट कर दिया, वो आपका वैल्यू आ गया। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ समझने वाली चीज नहीं है, डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद करना। कौन कौन से याद करने, एक तो ये वाला याद कर लेना, ये वाला एंड ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। ये आप याद रख सकते हो तो कर लेना, वरना इनका ही अपोजिट है। यहाँ से मतलब इसको सोल्व करके ये निकाला हुआ है, इसको सोल्व करके ये निकाला हुआ है। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन, हाँ ये चीजें समझ लेना। व्हेन v मेक्स द थीटा एंगल विद b, मतलब जो वेलोसिटी वेक्टर है वो थीटा एंगल बनाता है b से, तो चार्ज आपका क्या पाथ फॉलो करेगा, हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। और यहाँ पर आ जाती है पिच। पिच भी आप ध्यान रखना, पिच का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पिच वाला आपका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखो पिच को समझ लो, पिच होती क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो करेगा, उनके फील्ड में जाएगा, तो वो एक हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, मतलब सर्कुलर और लीनियर मोशन दोनों करेगा। तो एक दो सर्कुलर मोशन में मतलब कि टोटल वो लीनियर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसी को बोलते हैं पिच। ठीक है, पिच क्या होगी, पिच मतलब क्या होगी, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर मोशन। मीन जो दो सर्कुलर मोशन होंगे उनके बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं पिच। ये मेरी सारी वैल्यू फॉर्मूले आ जाते हैं। क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैंने इस तरीके का एग्जांपल लिया है जहां पर आपके एक ही एग्जांपल में सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन वो पूछ लेगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा कौन सा फॉर्मूला किस तरीके से लगाओगे और किस तरीके से सोल्व करना है। सबसे पहले आता है एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ध्यान रखना, चार्ज पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मास और अगर चार्ज यूज करना पड़ेगा तो किसका यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस। रेडियस आपको दे दी r, मैग्नेटिक फील्ड आपको दे दी 2 × 10⁻³ टेस्ला। कैलकुलेट दिस। सबसे पहले क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी। तो स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू द व्हिच द इलेक्ट्रॉन मस्ट बी एक्सेलरेटेड टू एक्वायर दिस स्पीड। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालनी है, वो आप अपना फोर्स की हेल्प से निकाल लोगे, क्योंकि वहां पर फॉर्मूला था ना F = QE आपका फॉर्मूला था। एक तो ये वाला स्टार्टिंग वाला, ये F = QE, यहाँ से हम अपनी उसकी वैल्यू निकाल लेंगे।
जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू। कैसे अब देखना, देखो सबसे पहले उसने क्या था, सबसे पहले उसने पूछा था कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड कैसे निकलेगी वही, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही तो हमारा क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो उसका मतलब जितनी भी मैग्नेटिक फोर्स है वो किसके इक्वल है, वो सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल है। तो यहाँ से ये रहा v, इस v की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू हम निकाल लेंगे, ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट आता है v पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, जो EV होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ mv स्क्वायर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जो करंट को लीनियर मोशन करा रहा है, स्टेट मोशन करा रहा है, वो कौन करा रहा है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स करा रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होती है EV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वैल्यू आ जाएगी। m आपको पता है, v आपको पता है और e आपको पता है। यहाँ डायरेक्ट आपका v क्या निकल जाएगा, डायरेक्ट आपका सोल्व करके v निकल जाएगा। बाकी ये सब कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट में एक एक यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊंगा, तो ज्यादा टाइम भी वेस्ट होगा, कोई आपको मतलब एक्स्ट्रा फायदा नहीं होगा। बाकी जो चीज समझाने के वो मैं यहाँ जरूर समझा के चलूंगा, जो चीज आपको याद करने की वो याद करने को बोलूंगा, और जो सिर्फ एक बार सुनने की या बस समझने की है वो मैं आपको समझा के मतलब सुनने को और मतलब बता के चलूंगा। ऐसे नहीं कि हर चीज आपको याद करने को बोलूंगा, हर चीज ही ध्यान से समझने को बोलूंगा, या फिर हर चीज आपको सोल्व करके दिखाऊंगा या आपको करने को बोलूंगा। जो चीज जितनी जरूरी है, जो चीज जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही आपको बता के चलूंगा, ना आपका फालतू टाइम वेस्ट होने दूंगा, और ना ही आपको कुछ ऐसी चीज कराऊंगा जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है। तो आप बिल्कुल बेचिंत मतलब कि बिल्कुल बिना टेंशन के आप ये वीडियो देखते रहो, आपको हर एक चीज बिल्कुल टू दी पॉइंट आपको मिलने वाली है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है, एन इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द, एक मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू ये है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बीम पास हो रही है, मतलब ये मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन की बीम पास हो रही है, बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक इलेक्ट्रॉन की बीम पास हो रही है, जो कि दोनों साइमल्टेनियसली लग रही है, ठीक है। इफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स अनडाइवर्टेड, मतलब यहाँ पर पाथ कैसे हो जाना चाहता है, पाथ मेरा हेलिकल पाथ हो जाना चाहिए था। क्यों, इलेक्ट्रॉन की बीम का, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों लगी हुई है, बट वो नहीं होता है, वो अनडाइवर्टेड रहता है। तो मेरे को बताना है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मेरे को स्पीड निकालनी है, साथ साथ एक तो स्पीड निकालनी है कब, जब जो पाथ है वो अनडाइवर्टेड रह गया, तो वो कितनी स्पीड से इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही होगी कि पाथ वो क्या है, हेलिकल पाथ नहीं बन पाया। दूसरा मेरे को क्या निकालना है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दूं तो जो रेडियस है सर्कुलर पाथ की, आपको पता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड हट जाएगी तो सिर्फ क्या रह जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड रह जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या होता है, वो सर्कुलर मोशन होता है। तो मेरे को फिर रेडियस निकालनी है सर्कुलर मोशन की। देखो सबसे पहले आपको बी दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी है और साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है। अब देखो आपको यहाँ पर पता है क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है कि अनडाइवर्टेड वो निकल गया उसमें से, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर अनडाइवर्टेड निकला है तो मतलब वहां पर जो दोनों फोर्स है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी, मतलब दोनों की फोर्स की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ पर जो एक तरीके से मैग्नेटिक फोर्स है और जो आपका क्या है वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों को इक्वेट कर दो और यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, इस v की वैल्यू निकल जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, कुछ भी अलग चीजें नहीं की। अब ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमको पता कैसे चलेगा कि ये दोनों को इक्वल रखने से मेरी ये वैल्यू आएगी। देखो सबसे पहले तो उसने कंसेप्ट दे दिया अनडाइवर्टेड निकल रही है। अनडाइवर्टेड का मतलब कि वो बिना सर्कुलर मोशन के निकल रही है, तो इसका मतलब वो जो दोनों यहाँ पर फोर्स लग रही है एक तरीके से आपस में इक्वल है। फिर उसने पूछा है वेलोसिटी निकालनी है। अब मेरे को पता है जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसमें मेरे पास क्या आता है, v आता है। तो ये अगर मैं यूज करूंगा तो यहाँ से मैं क्या लगा सकता हूँ, v की वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर इस फॉर्मूले में v नहीं आता तो यूज तो मैं कर लेता, बट फिर मेरे को एक और फॉर्मूला कोई ऐसा यूज करना पड़ता जिसके अंदर v जरूर आता है, या फिर मेरा इलेक्ट्रिक फोर्स का कोई ऐसा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर v आ जाए। तो मेरे को ये चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले जो उसने दिया हुआ है वो तो मेरे को यूज करना ही करना है। सेकंड मेरे को ऐसा फॉर्मूला यूज यहां पर करना है जिसमें आपकी क्या वैल्यू गिवन हो, जिसमें आपका v आपका निकल जाए, मतलब जो वो पूछ रहा है वो उसमें पहले से इंक्लूड हो। तो यहाँ से आप v की वैल्यू डायरेक्ट निकाल दोगे। आगे चलते हैं। आगे उसने पूछा था कि अगर उसकी स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड हमने बता दी, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर दे तो रेडियस बतानी है। तो रेडियस का तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, यही आपका EVB sin थीटा, मतलब QVB sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर। मतलब कि सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है ना, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स को आप किसके इक्वल रख दो, सेंटीपिटल फोर्स के इक्वल रख दो। तो यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी, r की वैल्यू आ जाएगी। यही मैंने यूज किया, दोबारा से वही सेम कंसेप्ट कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया जो, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, तो ये पर QVB, ये QVB दिया हुआ है और मैंने वो उसको किसके इक्वल रख दिया, मैंने ऐसी चीज के इक्वल रख दिया जो कि वो इक्वल है भी, सेंटीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है, तभी तो सर्कुलर मोशन हो रहा है। और साथ साथ यहाँ पर मेरी r की वैल्यू आती है, तो वो जो क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है वो निकल भी जाएगा, तो वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर सोल्व कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 50 जो है, आप इसको एक बार सोल्व
करो। अब प्रोटॉन प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दे दी। एक प्रोटॉन को प्रोजेक्ट किया गया मैग्नेटिक फील्ड में जो कि हेलिकल पाथ को फॉलो करेगा, ठीक है, जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर और जिसकी पिच, देखो पिच वाला क्वेश्चन आ गया, पिच का हम टॉपिक समझ के चले ना, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बस क्वेश्चन आ जाता है उससे। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी निकालनी है एंड अलोंग द परपेंडिकुलर द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वी वाई भी निकालना है और वी एक्स भी निकालना है। टेक द मास, मास आपका ये हो गया। देखो सबसे पहले आपका क्या है, हेलिकल पाथ है, तो हेलिकल पाथ की कुछ रेडियस होगी, रेडियस का आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ये आपको याद करना है, r = m परपेंडिकुलर क्यू बी आपका फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, v परपेंडिकुलर, मतलब v परपेंडिकुलर वी वाई की वैल्यू आप निकाल लोगे। सेकंड आपसे सेकंड उसने पूछा था, फर्स्ट तो आपका वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी तो ये निकल गई। सेकंड उसने पूछा था पिच, देखो पिच कैसे निकलेगी, पिच निकालने के लिए मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। तो पिच का आपका फॉर्मूला क्या होता है, t = 2πr अपॉन v परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूला होता है टाइम के लिए। तो टाइम मैंने निकाल लिया, ये मेरा टाइम आ गया। पिच आपका क्या होता है, पिच मतलब कि सॉरी, पिच आपका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, v पैरेलल * t, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, तो आप वेल फॉर्मूला लगा दोगे। देखो यहाँ पर इसमें देखो, मैं एक सेकंड आपको दिखा देता हूँ। हाँ ये रहा, देखो पिच का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ये रहा पिच ऑफ द हेलिकल, जो कि पिच ये आपकी होगी v पैरेलल * t। तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा कंसेप्ट यूज नहीं करोगे, डायरेक्ट ये वाले फॉर्मूले याद करोगे और वैल्यू आपको डायरेक्ट लिखनी है। तो पिच का आपका ये वाला फॉर्मूला, मतलब कि पिच की वैल्यू ये आगे, इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है जी। ये आपके कुछ क्वेश्चन है, इनको आप ट्राई करना और इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे 10 से लेके 11 तक, क्लियर है। चलो नेक्स्ट टाइप चलते हैं। नेक्स्ट टाइप का आपका आता है एग्जांपल बेस्ड होना फोर्स होना करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मींस आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने क्या रख दिया, करंट कैरिंग कंडक्टर रख दिया, तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो वैल्यू आपको निकालनी है। तो फोर्स की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, बाकी इसकी अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हो तो डेरिवेशन जो प्लेलिस्ट है उसमें आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। चलो यहाँ पर आता है फोर्स किसके इक्वल होगा, IL क्रॉस P के इक्वल होगा, या फिर हम लिख सकते हैं F = IL B sin थीटा, ये आपके इक्वल होगा। और जो ये थीटा है, थीटा किसके बीच में इक्वल होता है, जो L मतलब कि जो कंडक्टर है उसका जो लेंथ है वो, और जो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, या तो वो इनसाइड द पेज होगी या आउटसाइड द पेज होगी, उन दोनों के बीच के इक्वल का जो क्या होगा, ये थीटा होगा, क्लियर है। चलो F फोर्स है तो न्यूटन में, करंट है तो एम्पियर में, लेंथ होगी मीटर में, और फील्ड जो होगी वो टेस्ला में आपकी यूज होगी। क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपकी काफी चीजें क्लियर होंगी। यहाँ पर आता है व्हाट इज द फोर्स ऑन अ वायर ऑफ अ लेंथ, लेंथ आपको L आपको दे दिया, प्लेस इनसाइड द सोलेनोड नियर इट सेंटर मेकिंग एन एंगल ऑफ, एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया। द वायर्स कैरीज अ करंट, वायर कितना करंट कैरी कर रही है, 12 एम्पियर, एंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनोड, और मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू आपको ये दे दी। तो सिंपल आपको पता है कि आपको क्या है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है, इसमें एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर पर आपकी कुछ फोर्स लगती है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, F = IL क्रॉस B आपकी वैल्यू होती है। तो I आपको दिया हुआ है, L आपको दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है, थीटा आपको sin 60 डिग्री दिया। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाओ, सीधा आपका आंसर आपका। तो यहाँ पर आपने क्या किया, जो F = IL B sin थीटा था, वो डायरेक्ट आपने वैल्यू सारी, I की वैल्यू आपको पता है, I की, B की, sin थीटा, ये सबको वैल्यू पता है, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद आपने सिंपल क्या निकाल दिया, आंसर निकाल दिया। इसमें कुछ भी ज्यादा फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर कुछ भी दिक्कत आती है तो एक बार पढ़ लेना इसको, एग्जाम्पल में हर एक चीज लिखी हुई है, ठीक है जी। आगे एग्जांपल करते हैं। अब वायर वो लेंथ L, वायर की लेंथ L है, कैरीज अ करंट, उसमें I करंट फ्लो हो रहा है अलोंग द x एक्सिस, x एक्सिस की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये वायर होगी, इसकी L लेंथ होगी और I करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और x एक्सिस की तरफ मेरा करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो B0 I कैप J कैप K कैप, ये आपको क्या है कंपोनेंट की फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, मतलब यहाँ पर सारा ये कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो B है, B की वैल्यू आपको ये दे रखी है। एग्जिस्ट इन द स्पेस, स्पेस में वो है। मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फोर्स का, तो सिंपल है, कुछ नहीं है। देखो फोर्स किसके इक्वल होती है, F = आप किसके इक्वल होगी, यहाँ पर आपका कंडक्टर है, तो कंडक्टर क्या हो गया, IL क्रॉस B आपका होगा। I आपको पता है, ये रहा I, L लेंथ कितनी है, लेंथ L है, B कितना है, B आपका ये रहा। तो इसकी क्या निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अभी निकाल देते हैं। तो B देखो ये वाला तो कुछ नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है। F का फॉर्मूला क्या है, IL क्रॉस B, I की जगह मैंने लिख दिया I, L कितना था, L मेरा कितना था, L किस डायरेक्शन में था, x एक्सिस की डायरेक्शन में था, तो L को क्या लिख सकता हूं मैं, L लिखा जाएगा मेरा I कैप, क्योंकि वो x एक्सिस की डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये मेरा कैप की फॉर्म में दिया, मतलब यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में दिया, तो मेरे को ये भी यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखना होगा, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो ये मैंने L I लिख दिया, B की जगह मैंने पूरा क्या लिख दिया, B लिख दिया।
आई एल और बी तीनों कांस्टेंट थे, तो तीनों मैंने बाहर ले लिए। अब डायरेक्ट ये अंदर बच गया आई और ये आई जे के तीनों प्लस में है। अब इस आई की मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग के इस आई की पहले इस आई से हो जाएगी, फिर इस आई की जे से हो जाएगी और आई की क्या हो जाएगी, के से हो जाएगी। और आपको पता है जो सेम यूनिट वेक्टर होते हैं उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो क्या आती है, 0 की वैल्यू आती है। मतलब आई आई का, जे जे का, के के का, तो आई आई तो क्या आ गया, 0 आ गया। आई इंटू जे, अब आई इंटू जे के कैसे आएगा ये भी आपको वैसे तो पता होगा, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये मेरे पास क्या होता है, सर्कुलर होते हैं, जैसे यहाँ पर हो गया आई, ये जे और ये के। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्लॉकवाइज कर रहा हूँ, तो आई इंटू जे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव का के आएगा, और जे इंटू के पॉजिटिव का आई आएगा, और तीनों ही ऐसे चलेगा। और अगर मैं कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज, ये आई हो गए, जे हो गए, ये के हो गया, ठीक है। अगर मैं कर रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई, मतलब जे इंटू आई कर रहा हूँ तो माइनस का के आएगा, और अगर मैं के इंटू जे कर रहा हूँ तो माइनस का मेरा आई आएगा। ये आपका इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो यहाँ पर आपका आई इंटू जे आ गया के, और आई इंटू के, देखो आई इंटू के करना पड़ना है तो क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो इसलिए क्या आएगा आपका, माइनस का जे आपका आएगा। बस इसको डायरेक्ट सोल्व किया हुआ है, के माइनस जे बी आई एल आएगा। के जे क्या हो गया, मतलब ये यूनिट वेक्टर से तो 1 1 आपकी वैल्यू आ गई, ये प्लस का 1 था, ये माइनस का 1 था, सोल्व करके आपकी डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी। इस तरीके से आपको सोल्व किया हुआ है। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी। आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इनको आप ट्राई करना। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए, ये रहे, ठीक है। इस टाइप से आपके इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जाते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे आप कहते हैं फोर्सेस बिटवीन द पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। तो दो करंट कैरिंग वायर्स है, एक ये रही दूसरी ये रही, दोनों में क्या हो रहा है, कुछ करंट फ्लो हो रहा है, आई आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रेपेल करेंगे। इतना आपको याद रखना है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होता है, फिजिकल टू न्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई आर। ये फोर्स ये जितना इस पर फोर्स लगा रही है सेम उतना ही इक्वल एंड अपोजिट ये इस पर क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। दोनों वायर, ये L1 होगी, ये L2 हो गई, ठीक है जी। चलो फोर्स ऑन द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द वायर पर भी सेम वही फोर्स लगेगा, जो दोनों एक दूसरे पर लगा रही है वही एक लगा रही है, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ऐसे के रहते हैं, काफी मतलब आया हुआ भी ऐसे है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड, एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी दोनों ये साइड दी हुई है, उसमें क्या है 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है लॉन्गर साइड में, मतलब कि जो ये 25 सेंटीमीटर वाली जो लेंथ है उसमें आपका क्या है 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, नहीं सॉरी पूरे लूप में 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। और जो लॉन्गर साइड है उसके पैरेलल एक कंडक्टर रखा हुआ है जो कि 2 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, जिसमें करंट 25 एम्पियर फ्लो हो रहा है। तो ये एक आपका ABCD आपका क्या होगा, एक रेक्टेंगुलर लूप हो गया जिसमें 15 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और ये A से लेके B तक जो डायरेक्ट आपकी लेंथ है उसके पैरेलल में एक XY वायर रखी हुई है जिसमें आपका 25 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द लूप, लूप में आपको नेट फोर्स निकालना है। तो देखो ये और ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो पैरेलल दो साइड आपकी पैरेलल होगी, मतलब कि आपका डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका लग गया। ये और फिर ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो एक दूसरे को रिपल्सिव करेंगे, बट फॉर्मूला तो वही लग जाएगा ना, एक दूसरे के पैरेलल वाला। ये वाली और ये वाली, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, बट दोनों का करंट क्या हो रहा है, एक दूसरे के अपोजिट फ्लो हो रहा है, और इनमें साइड में भी कोई करंट फ्लो नहीं है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। मतलब सिर्फ इन दो में ही क्या लगेगा, जो फोर्स की वैल्यू है वो लगेगी। अब कैसे कैसे लगेगी, अब डायरेक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं AB पर कितना फोर्स लगेगा। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, वही आपका फॉर्मूला इसको को साफ सही कर देते हैं। हाँ, F1 क्या होगा, न्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 इंटू R1 इंटू लेंथ। ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा हुआ है, कुछ अलग नहीं करा। F इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू नॉट I1 I2 इंटू 2 पाई R इंटू एल, यहाँ पर डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है। तो आपने क्या किया, पहले तो F1 निकाल ली, F1 क्या आ गई, यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 I1 I2 अपॉन R1 इंटू लेंथ कर दी AB की। फिर आप ऐसी CD पर फोर्स लगा लोगे, CD पर आप फोर्स लगाओगे, डायरेक्ट सेम वही आपका फॉर्मूला लगेगा, बस जो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था उसके लिए अट्रैक्टिव आ जाएगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा तो वो क्या आ जाएगी, रिपल्सिव आ जाएगी। अब आपको अगर नेट फोर्स निकालनी है तो नेट फोर्स निकालने के लिए एक दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो बड़ी वाली फोर्स में से क्या कर दोगे, छोटी वाली फोर्स माइनस कर दोगे और आपकी डायरेक्ट वैल्यू आएगी। और वो अगर पॉजिटिव आ रही तो अट्रैक्टिव फोर्स, अगर नेगेटिव आ रही तो वो क्या आ जाएगी, रिपल्सिव फोर्स आ जाएगी। ये आपका सिंपल सा पॉइंट आ जाता है। इस तरीके से आपके टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। ये आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, इनको आप क्या कर सकते हो, ट्राई
कर लेना। ये आपके सिंपल क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, नेक्स्ट आपका टाइप आता है टाइप 10 जो कि आता है एग्जांपल बेस्ड होना टॉर्क होना करंट लूप्स, मतलब जो करंट के लूप्स है उस पर टॉर्क कितना लगेगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर देगी। तो टॉर्क आपका हमेशा याद रखना NI नीबा साइन थीटा, NIBA साइन थीटा लगता है। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I मतलब उस लूप में कितना करंट फ्लो रहा था वो, B मतलब हमारे पास वहां पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड है वो, और ए मतलब हमारे पास वहां पर कितना जो लूप है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है वो, और थीटा मतलब हमारा क्या हो गया, जो मतलब दोनों के बीच का जो एंगल हो गया, मतलब कि जो लूप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उन दोनों के बीच का एंगल हमारे पास वो क्या हो गया, वो हमारे पास हो गया थीटा की वैल्यू। ये आपका आता है नीबा साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म क्या आती है, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b आपकी वेक्टर फॉर्म आती है। चलो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर होगी। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। देखो उसने कहा है द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ कॉइल। देखो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, अब दिखाते हैं। मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, एरिया आपको ये दिया हुआ है और जो टॉर्क की वैल्यू है वो आपको ये दी हुई है। करंट आपको 100 न्यू एम्पियर दे रखा है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन आपको निकालना है। फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन इन विच इट इज केप्ट, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन बी की आपको एक तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो देखो आपको पता है एरिया आपका ये रहा, टॉर्क आपका मैक्सिमम ये लग रहा है, करंट आपकी वैल्यू ये रही। तो टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क इक्वल टू नीबा साइन थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क क्या कब लगेगा, जब जो साइन थीटा है उसमें जो थीटा की वैल्यू है वो 90 डिग्री होगी। तो ध्यान रखना तभी कि आपका क्या लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और मिनिमम टॉर्क कब लगेगा, वो जब 0 डिग्री एंगल होगा तब आपका लगेगा। ये चीजें आपको कहाँ से पता चलेगी, इनके लिए आपको डेरिवेशन सीरीज आपको फॉलो अप करनी पड़ेगी। हर एक डेरिवेशन बिल्कुल अच्छे से देखना पड़ेगा, तब आपको चीजें पता चलेगी कि हाँ मैक्सिमम और मिनिमम टॉर्क कहाँ पर लगेगा। पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, जो वीडियोज में बता रखा है वो पढ़ो, फिर जो डेरिवेशन सीरीज है उनको अच्छे से देखो, फिर ये वाली सीरीज पे आना जब आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। बाकी यहाँ पर मैं ऐसे इस तरीके से बता रहा हूँ कि आपको अगर थोड़ा बहुत पहले का बस थोड़ा बहुत ही आइडिया है तो भी आपको हर चीज क्लियर हो जाए। तो डायरेक्ट आपका मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला आप लगा दोगे, मतलब यहाँ से एक तरह से बी निकाल दोगे तो बी की आपको डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। आपका क्वेश्चन आता है। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 100 टन्स कॉइल कैप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो नंबर ऑफ टन्स दे दिए 100, मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू दे दी बी एरी, और उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई। अब देखो क्वेश्चन को आप मतलब ज्यादा पढ़ोगे भी नहीं, इसमें से जो मैथमेटिकल चीज है वही निकाल लोगे और आप देख लोगे क्या दिया हुआ है और क्या पूछा हुआ है, उनके बीच का रिलेशन क्या है, उनसे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है। तो आप बिना क्वेश्चन को पढ़े भी क्वेश्चन को मतलब कि जल्दी सोल्व करना सीख जाओगे, जैसे मैं कर रहा हूं इस तरीके से। फाइंड द टॉर्क होना, वैसे तो मैं आपको सिखाने के वजह से कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लिखना है, सब कुछ करना होगा वो मैं करूंगा। आपको हर एक चीज सिखाना मेरी जिम्मेदारी, तो आप बस वीडियो को देखते जाओ, हर चीज आप बिल्कुल इजी समझ जाओगे। फाइंड द टॉर्क, आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क तो वही हो गया नीबा साइन थीटा, तो आपको वही निकालना है। अब आपको यहाँ पर देखनी है वैल्यूज क्या क्या गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो एन आपको गिवन है जो कि 100 है, करंट आपको 1 दिया हुआ है, एरिया आपका कितना हो गया, वो आपका एरिया आप निकाल लो, क्योंकि एक रेक्टेंगुलर नहीं एक स्क्वायर की फॉर्म में लूप दिया हुआ है, तो जो उसका फॉर्म क्या हो जाएगा, जो उसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 225 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। और जो आपको बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है वो ये, और थीटा कितना दिया हुआ है 90 डिग्री। थीटा दिया हुआ था, थीटा नहीं दिया हुआ, वो फिगर की हेल्प से हम देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ, और ये हमारे पास ये इस तरफ आ रहा है, तो दोनों के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए। तो टॉर्क लगा जाए नीबा साइन थीटा, हर एक किसी की वैल्यू रखने के बाद क्या लगा देंगे, टॉर्क निकाल देंगे। तो कुछ भी अलग नहीं इसमें मैंने किया, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू आपकी आ जाएगी। ये इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, या आप इनकी क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, ये आपके सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो जी नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप 11 पर, जो कि आते हैं मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एंड इट्स सेंसिटिव। देखो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसका जो डेरिवेशन है उससे छोटे छोटे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा आते हैं। यहाँ पर आता है देखो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। देखो जो गैल्वेनोमीटर है मतलब कि एक सर्कुलर लूप को, फिगर कुछ इस तरीके से होती है, एक सर्कुलर लूप को क्या रखा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, और वो जब रोटेट करता है, रोटेट करने से वो क्या बताता है, करंट सेंसिटिविटी बताता है। तो मतलब कि जो कॉइल है वो मूव कर रही है, और वो मूव करने से क्या बता रही है, करंट की वैल्यू बता रही है। इसी वजह से उसका नाम क्या हो गया, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। और इसको हम यूज कैसे करते हैं, मतलब कि जब हमें छोटी से छोटी करंट की वैल्यू निकालनी हो तो इसको हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो करंट की वैल्यू होती है वो K/NBA अल्फा आपकी होती है। अल्फा मतलब आपका वही करंट सेंसिटिविटी, और ये सब चीजें आ जाती है। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिगर ऑफ मेरिट जी मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट है वो आपका ये वैल्यू निकलती है। करंट सेंसिटिविटी किसके होती है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये दो फॉर्मूले, और ये तीसरा ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फॉर्मूले आप याद रखना।
जो करंट होता है वो होता है अल्फा बाय आई, और जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होता है वो अल्फा बाय वी आपका होता है। चलो जी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से चीजें क्लियर होंगी। उसने कहा एक कॉइल है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसका जो एरिया है वो ये रहा, मैग्नेटिक फील्ड उसमें इट इज सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस इफ द टोरिजोल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन ऑफ दिस, जो टोरिजोल जो कांस्टेंट है मतलब जो के है, के की वैल्यू आपको ये दे रखी है। फाइंड द करंट, आपको करंट निकालना है। तो करंट दैट आपका फॉर्मूला लगा जाएगा, आपको पता है करंट है तो करंट सेंसिटिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे। करंट सेंसिटिविटी किसके इक्वल होती है, NBA अपॉन K के इक्वल होती है। N आपको दिया हुआ है, B आपको दिया हुआ है, A आपको दिया हुआ है, K आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट आप फॉर्मूले में सारी वैल्यू रखोगे, डायरेक्ट आपको सिंपल सोल्व कर दोगे, ये आपके डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आ गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आपका एग्जांपल आता है, अ मूविंग कॉइल मीटर हैज अ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, मतलब एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसकी ये कुछ चीजें आपकी दी हुई है। जैसे उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है 24, एरिया ऑफ द कॉइल आपका ये दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड की आपको वैल्यू इतनी है, और जो रेजिस्टेंस है कोयल का वो 14 ओम आपका रेजिस्टेंस आता है। अब उसने कहा है इंडिकेट अ सिंपल वे टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी, आपको करंट सेंसिटिविटी निकालनी है। अब करंट सेंसिटिविटी का आपका फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू अल्फा बाय ए, और अल्फा की वैल्यू क्या होती थी NBA अपॉन ये मेरा I नीचे K आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये आपका नीचे K लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, करंट सेंसिटिविटी हो गया। तो आपको अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है किसी भी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की, तो आप क्या क्या चेंज करोगे, उसने कहा 25% आपको बढ़ानी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको अगर करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो या तो आपको NBA K इन सब चीजों में से चेंज करना होगा। देखो K में तो आप इतना इजीली चेंज नहीं कर पाओगे, B जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसको आप चेंज करोगे तो आपका पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, हैवी आपको मैग्नेटिक्स यूज करनी पड़ेगी। एरिया अगर आप कम या ज्यादा करोगे तो उससे भी आपका रोटेशन पर फर्क पड़ेगा। अगर आपने हाई बल्कि वाली जो मूविंग कोयल है वो ले ली तो उससे भी प्रॉब्लम है। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, इनको आप चेंज कर सकते हो, बट ये भी लिमिट में चेंज हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स ले लोगे तो वो कोयल क्या हो जाएगी, ज्यादा हैवी हो जाएगी, तो वो रोटेट नहीं होगी, और कम लोगे तो कम से भी इतना ज्यादा फिर वो इतना ज्यादा सेंसिटिव नहीं रहेगा। तो सिर्फ यहाँ पर मैं नंबर ऑफ टर्न्स में चेंज कर सकता हूँ, जिससे मेरी जो ये आई करंट सेंसिटिविटी है ये चेंज हो सकती है। उसने क्या कहा है 25% इंक्रीज करनी है, तो इंक्रीज पहले नंबर ऑफ टर्न्स है 25% इंक्रीज करनी है, तो कितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पड़ेंगे, तो एक तरीके से 24 का 25% निकाल लो पहले, तो वो कितना आ जाएगा 25 4 द 4 6 द, तो मतलब कि 6 नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब 6 नंबर ऑफ टर्न्स में अगर और बढ़ा दूं तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे 25 = 6, 25 + 6 = 30, मतलब अगर मैं 30 टर्न्स कर दूं तो मेरे पास जो करंट सेंसिटिविटी है वो 25% बढ़ जाएगी। मतलब ये आपका सॉल्यूशन आ जाता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि आप नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या है लिमिट में बढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन देख के आप ये मत सोच लेना, मतलब अगर आप थोड़ा कंसेप्चुअली अगर आपको लेके जाऊं तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से करंट सेंसिटिविटी बढ़ गई ना, बट वो भी एक लिमिट में आपकी बढ़ती है। नेक्स्ट उसने कहा इन डूइंग सो द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज इतना, मतलब कि 25% मैंने देखो यहाँ पर दिया हुआ था ना 25% आपने क्या करी करंट सेंसिटिविटी बढ़ा तो दी, बट उसकी वजह से आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी कितना हो गया 21 ओम क्या हो गया इंक्रीज हो गया। इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी मॉडिफाइड मीटर ग्रेटर और लेस, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी मीटर जो है वोल्टेज जो सेंसिटिविटी है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अब वो क्या हो जाएगी उसमें भी चेंज आ जाएगा। वो किस तरीके से आएगा यहाँ पर देखते हैं। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी किसके इक्वल होती है NBA अपॉन KR के इक्वल होती है। तो ये जो V है ये R पर क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, तो जो अगर R चेंज होगा तो मतलब V भी चेंज होगा। मतलब मैंने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाए उसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी पर चेंज आया। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत ज्यादा सेंसेबल क्या होती है डिवाइस होती है। तो वही निकाला हुआ है यहाँ पर फॉर ओरिजिन, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है KAB सेम इन द टू केसेस, ये तो मैंने सेम रखे, सिर्फ मैंने एन ही तो चेंज किया, एन चेंज होने की वजह से R चेंज हो गया। तो एन और R का रेशो निकाल लेंगे दोनों केसेस में। पहले केसेस में आता है वो एन और R, मतलब कि जब नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे 24 थे और R कितना था 14 जो गिवन था पहले से ही, ये रहा R14। और दूसरे में मैंने क्या किया नंबर ऑफ टर्न्स 30 कर दी, क्योंकि 25% मेरे को सेंसिटिविटी बढ़ानी थी करंट सेंसिटिविटी, और तब मेरा जो आपका रेजिस्टेंस हो गया वो कितना हो गया वो 21 हो गया। तो दोनों का जब रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो 1.7 आया, ये 1.4 आया, तो मतलब कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या हो गई डिक्रीज हो गई, 1.7 से 1.4 हो गई। तो मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाऊंगा उससे करंट सेंसिटिविटी तो बढ़ रही है, बट जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। ये आपका सोल्यूशन भी हो गया और ये आपका कंसेप्ट भी हो गया, तो किस तरीके से आपको यूज करना है। क्लियर पॉइंट। चलो जी आपके यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, ये आ जाते हैं आपके
मूविंग कोयल, गैल्वेनोमीटर, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और थोड़े से इसमें कंसेप्ट भी आपका लगा हुआ है। क्लियर पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं टाइप 12 जो कि आपका आता है एग्जांपल्स बेस्ड ऑन जो आपका गैल्वेनोमीटर है उसका एमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हो। कैसे करोगे? अगर फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर द शंट रेजिस्टेंस, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो वहां पर शंट रेजिस्टेंस आपको लगाना होता है। जो उस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको ये होती है। डायरेक्ट ऐसी रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, जो मतलब एमीटर का जो रेजिस्टेंस हो जाता है वो आपका ये हो जाता है। क्लियर है। फॉर द कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू गैल्वेनोमीटर को ओम मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या है, एक हाई सीरीज एक हाई रेजिस्टेंस लगाना होगा इन द सीरीज, मतलब गैल्वेनोमीटर के सीरीज में आप एक हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे, वो आपका क्या कैसे काम करने लग जाएगा, एज अ वोल्ट मीटर का काम करने लग जाएगा। तो डायरेक्ट आपके फॉर्मूले 1 2 3 ये तीनों आप फॉर्मूले याद रख सकते हो। रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, जो फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, जो इंटरनल रेजिस्टेंस था मतलब कि जो मेन रेजिस्टेंस था वो, और आरजी मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर का था रेजिस्टेंस, वो दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बन जाएगा। यह फॉर्मूला याद रख लेना। क्लियर है। चलो एग्जांपल समझते हैं। इसमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0 पॉइंट, एक एमीटर का आपको क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है। कैन मेजर अप टू 1 एम्पियर करंट, मतलब वो कितना मेजर कर सकते हैं, उसकी लिमिट कितनी है, 1 एम्पियर मेजर कर सकता है। वट मस्ट बी द शंट रेजिस्टेंस टू अनेबल द एमीटर टू करंट अप टू, मतलब कि मैं कितना शंट रेजिस्टेंस लगाऊं ताकि वो कितना करंट मेजर करने लग जाए, 5 एम्पियर करंट मेजर करने लग जाए। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है व्हाट इज द कंबाइंड रेजिस्टेंस, मतलब कि जो कंबाइंड एमीटर का जो पहले से रेजिस्टेंस था और जो शंट मैंने लगाया, शंट क्या है, एक स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जो कि हम लगाते हैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सबसे पहले आता है गिवन एमीटर कैन बी रिगार्डेड एज द गैल्वेनोमीटर, तो एमीटर को आप क्या कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर की तरह रिगार्ड कर सकते हो, जिसमें IG की वैल्यू कितनी है, 1 एम्पियर, उसने पहले से गिवन थी ये, और RG कितना है, मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है वो आपका 0.80 ओम आपका ये आता है। टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट सर्किट में कितनी मेरे को करनी है, 5 एम्पियर आपको करनी है। तो यहां से जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी RS इक्वल टू IG अपॉन I माइनस का IG, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस की ये वैल्यू आ जाएगी। अब कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना था, तो जो पहले से रेजिस्टेंस था वो 0.80 ओम था और आपने जो नया रेजिस्टेंस निकाला वो 0.020 हो गया, तो डायरेक्ट आपको वैल्यू निकालनी है। अब एमीटर में कन्वर्ट करने, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी एमीटर को आपस में किसमें था, एक सेकंड, हाँ, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, पैरेलल में आपको क्या लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकाल लोगे। तो वहां से अगर मैं पैरेलल में लगाने के बाद आपका टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा तो वो दोनों को क्या करूंगा, रेसिप्रोकल करके ऐड कर दूंगा, जो कि आपका फिर सोल्व करके आ जाएगा 0.16 ओम। ये आपका क्या आ जाएगा, टोटल जो रेजिस्टेंस हो गया वो आपका हो जाएगा, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने पैरेलल में लगाया हुआ है। क्लियर है पॉइंट। चलो जी नेक्स्ट एग्जांपल आता है। इन अ गैल्वेनोमीटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 10 डिवीजन पर, मतलब आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। द इंटरनल रेजिस्टेंस, जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मतलब कि जो IG है वो आपका ये है, और शंट रेजिस्टेंस आपको 2.5 जो S है, ये तो करंट हो गया, मतलब कि S जो शंट रेजिस्टेंस है ये IG, ये भी R आएगा। जो शंट रेजिस्टेंस है वो आपको 2.5 ओम आपको दिया हुआ, कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड देयर आर 50 डिवीजन इन ऑल, 50 डिवीजन है आपके टोटल। इन अ स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हाट इज द मैक्सिमम करंट कैन गैल्वेनोमीटर रीड, मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर है वो कितनी करंट आपको कितना एक तरह से सेंसेबल आपका हो सकता है। तो देखो सिंपल से समझो, ऐसा गैल्वेनोमीटर है 50 डिवीजन, गैल्वेनोमीटर में के अंदर कितने डिवीजन है, 50 डिवीजन है। करंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुल स्केल, मतलब कि फुल स्केल डिफ्यूजन, मतलब कि 50 है ना, तो उसको पूरी जो मतलब नीडल है उसको पूरा डिफ्लेक्ट करने के लिए, पूरा 50 तक ले जाने के लिए मेरे को कितनी करंट की रिक्वायर होगी, तो IG इक्वल टू क्या होगा, 1/10 इंटू 50 मिली 1/10 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 आपके टोटल डिवीजन थे और स्टार्टिंग में डिवीजन कितने थे, 10 थे, तो 1/10 इंटू 50 कर देंगे, यहाँ से आपके RG की वैल्यू आपकी आ जाएगी, और RS तो आपको गिवन ही है, ये आपकी दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, लेट I बी द मैक्सिमम, अगर I मैक्सिमम मैंने कर दिया, देन द गैल्वेनोमीटर कैन रीड, तो ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट वही फॉर्मूला है, IG मतलब कि
गैल्वेनोमीटर के करंट का RS अपॉन RG प्लस का RS इंटू I, ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ से आपकी क्या हो जाएगी मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला बेस ही आपका क्वेश्चन था। क्लियर पॉइंट। चलो जी, इससे कुछ आपके बेस एग्जांपल आ जाते हैं। इन एग्जांपल को आप ट्राई नहीं, ये तो एक एग्जांपल आता है, इसको हम सोल्व करते हैं अभी के अभी। अ डीसी सप्लाई ऑफ 120 वोल्ट, एक डीसी की सप्लाई आपकी 120 वोल्ट की हो रही है, कनेक्टेड टू द लार्ज रेजिस्टेंस एक्स। अब वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का जो आपका रेजिस्टेंस है वो आपका इतना है, प्लेस्ड इन द सीरीज में रखा हुआ है सर्किट, रीड्स, जो वोल्ट मीटर है वो कितना रीड कर रहा है, 4 वोल्ट आपका रीड कर रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक्स जो अननोन रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू निकालनी है। व्हाट डू यू थिंक इज द पर्पज इन यूजिंग अ वोल्ट मीटर इंस्टेड ऑफ अ एमीटर, मतलब यहाँ पर मैंने वोल्ट मीटर यूज क्यों किया, एमीटर यूज नहीं किया, ये बताना है। साथ साथ उस रेजिस्टेंस की टू डिटरमाइन द लार्ज रेजिस्टेंस, मतलब जो लार्ज रेजिस्टेंस था उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या वोल्ट मीटर यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ एमीटर। तो ऐसा मैंने क्यों किया, देखो सबसे पहले तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, जैसे जैसे उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है तो फिगर इस तरीके से आपकी आ गई। ठीक है, चलो यहाँ पर आता है करंट थ्रू द वोल्ट मीटर। तो करंट किसके इक्वल होता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R के इक्वल होता है। V आपकी 4 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस है वो आपका 10 मिली एम्पियर आपका आ जाता है। तो मैंने करंट की वैल्यू निकाल ली। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सर्किट डायग्राम बन जाएगा। अब आपका देखते हैं कि जो टोटल करंट आएगी वो किसके इक्वल आएगी। तो करंट किसके इक्वल है, जो करंट होती है वो आपका टोटल जो EMF है उसके अपॉन जो टोटल रेजिस्टेंस है उसके इक्वल होगी। तो टोटल EMF टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF उसने कितना दिया हुआ है, टोटल EMF हाँ ये रहा। डीसी सप्लाई कितनी है, वो 120 वोल्ट है, तो यहाँ पर 120 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, जो एक तो एक्स रेजिस्टेंस जो मैंने हाई रेजिस्टेंस लगाया वो, और जो उसमें पहले से रेजिस्टेंस था वो, तो दोनों को मैंने प्लस करके लिख दिया। तो यहाँ से I की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी इस वाले फॉर्मूले से, जो कि ये स्टार्टिंग में, दोनों को इक्वेट करने के बाद मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट कैलकुलेशन पार्ट है, कैलकुलेशन पार्ट आपको सोल्व करना। अब यहाँ पर बात आती है मैंने वोल्ट मीटर क्यों यूज किया, एमीटर यूज नहीं क्यों नहीं किया। तो एज अ करंट इन द सर्किट इज वेरी स्मॉल, जो करंट है वो बहुत ज्यादा स्मॉल है। द एमीटर रीडिंग विल बी टू स्मॉल टू मेजर्ड एक्यूरेटली, मतलब कि जो एमीटर है वो उतना एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पाता। दिस इज एन अनयूजुअल यूज ऑफ वोल्ट मीटर फॉर द मेजरिंग ऑफ हाई रेजिस्टेंस, मतलब इसलिए अगर करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ एमीटर। ये आपका उसका आंसर आ जाता है। क्लियर पॉइंट। चलो जी, आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं, ये आप उनको क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना। क्लियर पॉइंट, ये आपके सारे हो गए। ठीक है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, इस तरीके से आपके पूरे चैप्टर में आ जाते हैं क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। ब्लू स्काई पी से माय नेम इज गौरव कुमार एंड थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर आ जाता है। इस पूरे चैप्टर में आपके इस तरीके से क्या आ जाते हैं, सभी टाइप्स के न्यूमेरिकल हमने इस एक सिंगल वीडियो में कवर कर लिए हैं। आई होप आपके सभी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी न्यूमेरिकल में कोई डाउट आता है तो ये वीडियो आप दोबारा से देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके सारे न्यूमेरिकल्स के जो भी डाउट्स हैं, जिस भी तरीके का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। बाकी पहले जो थ्योरी वीडियोज है मेरी सारी वो देख लेना। चैनल पर सब कुछ प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में हर चीज का आपको मिल जाएगा। फिर जो डेरिवेशन सीरीज है उसको अच्छे से देखना, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो देखना। तो आपका जो पूरा क्लास 12 की जो फिजिक्स है वो बिल्कुल आपकी टिप्स पर हो जाएगी और आप हर एक चीज को बिल्कुल कंसेप्चुअली अच्छे से समझ पाओगे। और बाकी सब कुछ आपको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको करना इतना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारी सी कमेंट आपकी इस वीडियो में जरूर कर देना। एंड यस, ये वीडियो अपने दोस्तों में और अपने जो भी क्लास के ग्रुप्स बने हुए उनमें जरूर शेयर कर देना। इससे मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। एंड यस, देखो ये सब चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमें बनाने में और चीजें ढूंढने में हमको मतलब कॉस्ट भी लगती है और मतलब टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। तो मतलब इस चीज को मतलब इसका हमें एक थोड़ा कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो बेनिफिट सिंपल इतना है, वीडियो को लाइक कर देना एंड यस, ये वीडियो अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में जरूर शेयर कर देना। हमारे लिए इतना ही काफी है। बाकी हम आपके लिए ये ऐसा हेल्पफुल कंटेंट लाते ही रहेंगे। तो ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड कोई अच्छी सी कमेंट जरूर कर देना। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पर भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।